डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग मूल अधिकारों पर बात कर रहे हैं भाग 3 में, और आज हम लोगों को चर्चा करनी है संरक्षणात्मक विभेदीकरण का जो कॉन्सेप्ट है अनुच्छेद 15(4) से विकसित होने वाला। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की है विधि के शासन के सिद्धांत की, इसके अलावा विवेकपूर्ण जो वर्गीकरण है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वह, और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की। आज हम लोग पहले 15(4) से विकसित होने वाले संरक्षणात्मक विभेदीकरण और उससे जुड़ने वाली जो संकल्पना है आरक्षण की, रिजर्वेशन की, उस पर बात करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज की कक्षा में आई है कि आज के ही अखबारों में उच्चतम न्यायालय का एक अहम फैसला आया है नीट के एग्ज़ाम में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर, और नील ऑरेलियो न्यून्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का जो निर्णय है, आज संयोगवश आज जो कक्षा हम लोग कर रहे हैं आरक्षण पर, उससे संबंधित आज का ही निर्णय है, वो बहुत तार्किक और महत्वपूर्ण साबित होगा हमारी कक्षा के लिए। तो पहले हम लोग इस पर बात कर लें और देख लें कि अनुच्छेद 15(4) में क्या लिखा है और कैसे उससे आरक्षण की संकल्पना जुड़ती है, आरक्षण विवादास्पद क्यों है और आरक्षण वास्तविक अर्थों में कितना तर्कसंगत है। इन सब बातों पर आज चर्चा करते हैं। पहले देख लें अनुच्छेद 15(4) है। इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड के 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यहां जो पिछड़ापन है वह एक तो सामाजिक है और एक शैक्षिक है। इन्हीं आधारों पर हमने पिछड़ेपन की पहचान की है और उसके लिए राज्य को यह शक्ति दी है कि वह ऐसे वर्गों के उत्थान के लिए या उनकी उन्नति या कल्याण के लिए विशेष उपबंध करे, विशेष प्रावधान करे। कई बार ऐसा लगता है कि जहां हम अनुच्छेद 15 खंड 1 में जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करते हैं, और यदि हम जाति के आधार पर किसी को पिछड़ा कहते हैं, तो क्या यह अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(1) का अपवाद है? ऐसा बहुत लोगों का, आलोचकों का मानना है। उन सभी ऐसे मिथकों को दूर करेंगे हम लोग आज। तो इस अनुच्छेद से जो हमारे पास संकल्पना निकल कर आई है वह है संरक्षणात्मक विभेदीकरण या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। यह है अनुच्छेद 15 खंड 4 से विकसित है, और जो मामला था वह है डॉक्टर रामकृष्ण बनाम भारत संघ 1994। न्यायालय ने यह कहा कि अगर हम ऐसा विभेदीकरण करते हैं तो हम उसका उद्देश्य रखते हैं किसी वर्ग का संरक्षण करना, और यह न्यायोचित समाज के लिए अनिवार्य है। तो इस बारे में यह कहा गया कि किसी वर्ग को संरक्षण देने के उद्देश्य से किया गया विभेद न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। यह बात कही न्यायालय ने इस मामले में। इसके बाद है एक मामला आया MR बालाजी बनाम स्टेट ऑफ मैसूर 1963 का, जिसमें एक बात बहुत स्पष्ट कही गई कि जो यहां हम देख रहे हैं कि सामाजिक और शैक्षिक, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड,
इट इज नॉट रिटन कि सामाजिक या शैक्षिक। इसका मतलब कि पिछड़ापन दोनों होना चाहिए, न कि कोई एक। यदि कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा है और शैक्षणिक रूप से नहीं है, या उल्टा देख लें कि यदि कोई शैक्षिक रूप से पिछड़ा है और सामाजिक रूप से नहीं है, तो वह स्थिति पिछड़ेपन का आधार नहीं बन सकती। तो एम.आर. बालाजी वाले मामले में न्यायालय ने यह कहा कि पिछड़ापन सदैव सामाजिक और शैक्षणिक दोनों होना चाहिए, न कि कोई एक। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है आरक्षण को ध्यान में रखकर या पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर। तो दूसरा मामला है हमारे पास एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963। इसमें कहा गया कि पिछड़ापन सामाजिक और शैक्षिक दोनों होना चाहिए, न कि कोई एक। यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी यहां पर। इसके बाद एक और बात कही गई है कि यदि हम जाति के आधार पर पिछड़ेपन को परिभाषित करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसकी समझ थोड़ी सी ले लें हम, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। 1953 में हमने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग इसको कहते थे कालेलकर आयोग। इसने यह कहा था कि भारत में जाति से अलग होकर पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है यह कि जब तक जाति नहीं होगी हम पिछड़ेपन को डिफाइन नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में यदि हम जाति के आधार पर पिछड़ेपन को परिभाषित करते हैं तो कई बार समाज में विवादास्पद स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह कथन है कि जाति के आधार पर पिछड़ेपन को परिभाषित करना सदैव एकमात्र कारक के रूप में नहीं देखा जा सकता, लेकिन यदि जाति अपने आप में एक वर्ग की तरह काम कर रही है और वह पूरा जाति वर्ग पिछड़ा हुआ है सामाजिक और शैक्षिक रूप से, तो जाति के आधार पर पिछड़ापन और उसके आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। उस स्थिति में वह गलत नहीं होगा। तो एक मामला सामने आया हमारे पी राजेंद्रन बनाम मद्रास राज्य 1968 का। इसमें कई बातें हैं। पहला है कि पिछड़ेपन को परिभाषित करने के लिए जाति एकमात्र आधार नहीं है। एक बात तो यह ही है। दूसरी यही है कि यदि कोई जाति समुच्चय में एक वर्ग के समान है और वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, तो जाति आधारित आरक्षण
दिया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात न्यायालय ने यहाँ पर कही है और इसके आधार पर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कैसे जाति के को आधार मानकर हमने आरक्षण की सुविधा प्रदान की है। अब आरक्षण है क्या? आरक्षण को कहा जाएगा कि शिक्षा या रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना और उसके लिए कुछ सुविधाएं देना, उसी सुविधा को हम आरक्षण कहते हैं। तो कहा जाएगा कि आरक्षण एक प्रकार की सुविधा है दो चीजों के लिए है। एक है कि लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, दूसरा है संसाधनों तक पर्याप्त पहुंच हो। ये दोनों उद्देश्य हैं आरक्षण के इस सुविधा के। और यह जो सुविधा है यह शिक्षा के स्तर पर है, रोजगार के स्तर पर है और कुछ मामलों में प्रोन्नति के स्तर पर। कुछ जगहों पर प्रोन्नति में आरक्षण है, कुछ में रोजगार में है और कुछ जगहों पर शिक्षा में है। तो हम इससे एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें जो संसाधन विहीन वर्ग है, जो बहिष्कृत वर्ग है, उस बहिष्करण को दूर किया जा सके। तो इसका उद्देश्य हो गया बहिष्कृत वर्गों को या बहिष्कृत वर्गों का विकास की मुख्य धारा में समावेशन है। यह इसका मूल उद्देश्य है। अब एक मामला आया 2007 में जिसमें न्यायालय ने आरक्षण के दो स्वरूपों की पहचान की है। वह है महेश कुमार गुप्ता बनाम यशवंत कुमार थीरवर 2007। इसमें आरक्षण के दो स्वरूपों की पहचान की गई। एक है लंबवत या वर्टिकल और दूसरी है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल। इसमें कहा जाएगा कि समाज में विद्यमान संरचनात्मक कारकों जैसे जाति है, धर्म है आदि के कारण पिछड़ापन और ऐसे वर्गों को आरक्षण। यह है अनुच्छेद 16 खंड 4 से। और क्षैतिज का अर्थ हो गया बाह्य कारकों जैसे दिव्यांगता, से उत्पन्न पिछड़ापन और आरक्षण। यह है अनुच्छेद 16 खंड 1 से। तो दो तरह के आरक्षण की पहचान कर ली गई।
इस मामले में, और उसके आधार पर हमने आरक्षण देना आरंभ किया। और इससे हम यह चाहते हैं कि जो बहिष्कृत वर्ग है वह विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाए और उसको संसाधनों तक उसकी पर्याप्त पहुंच हो और लोक सेवाओं में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, तभी हम समानता के अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको कहा संरक्षणात्मक विभेदीकरण, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। अब आज का जो मामला है उसमें यह बात कही गई है कि जो ऑल इंडिया कोटा है हमारा, अखिल भारतीय कोटे में जो सीट्स की बात आती है, उसमें सरकार ने 2006 में एक कानून बनाया था और कानून बनाकर यह कहा था कि जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसको 15%, जो अनुसूचित जनजाति है उसको 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। और वह था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशंस एक्ट 2006। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशंस एक्ट 2006, हिंदी में इसको कहेंगे केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006। इसके तहत अखिल भारतीय कोटा में सीटों के आरक्षण की बात कही गई और यह थी एससी के लिए 15%, एसटीज के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%। यह इस कानून की पृष्ठभूमि है जिसमें न्यायालय ने यह कहा था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण दिया है हमने, वह पूर्णतः वैध है और उसको ऑल इंडिया कोटा सीट्स में आरक्षण दिया जाना चाहिए। अभयनाथ बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है 2009 में। अभयनाथ बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 2009। इसमें यह कहा गया कि इसको हम लिख सकते हैं AIQ, ऑल इंडिया कोटा सीट्स। इसमें SC ST के लिए आरक्षण वैध होगा, इट इज वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, और इसके आधार पर सरकार उसमें आगे काम कर रही है। और दूसरा केस है अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2007, जिसमें यह कहा गया कि 27% आरक्षण जो ओबीसी के लिए है वह वैध है। ओबीसी के लिए
जो आरक्षण दिया है हमने 27% वह वैध है। तो ऐसे में इस कानून के दायरे में आने वाले जितने भी आरक्षण हैं उनको वैध कहा गया है। अब है नील ऑरेलियो न्यून्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021, जो आज का जो निर्णय आया है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें जो बात कही जा रही है वह यह कहा गया कि फिर से बात वही अशोक कुमार ठाकुर वाली बात है कि 27% जो आरक्षण है ओबीसी के लिए नीट में वह वैध होगा। नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण वैध होगा। एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से यह कही गई और यह कहा गया कि आरक्षण जो है वह योग्यता को प्रभावित नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। यही बात इंदिरा साहनी मामले में भी कही गई थी। आरक्षण योग्यता का विरोधी नहीं है। यही विचार इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामले में भी कही गई थी। तर्क यह दिया गया है कि जो मेरिट है, मेरिट किसी व्यक्ति का स्वयं से विकसित गुण नहीं है। कारण उसका यह है कि न्यायालय ने यह कहा, बेंच ने यह कहा कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बैकवर्ड क्लास में शामिल नहीं होते, जिनको हम तथाकथित फॉरवर्ड क्लास कहते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके पास पारिवारिक स्तर पर उनको यह सुविधा प्राप्त होती है कि वो उच्च शिक्षा ग्रहण करें, बेहतर स्कूलिंग पाएं और उच्च पदों पर नियुक्त होने के लिए प्रतिस्पर्धा करें, प्रतियोगिता परीक्षा दें, उसके लिए वो कोचिंग करें या जो भी सुविधा उनको उपलब्ध है वो सुविधा उनको प्राप्त हो। और ऐसे में वो कॉन्शियसली वो मानसिक रूप से इतने सुदृढ़ होते हैं उस रूप में कि उनकी जो योग्यता है वो उभर कर आ जाती है। इसका मतलब है कि योग्यता केवल उस व्यक्ति की अपना गुण उसका नहीं है और ऐसे बहुत सारे कारक उसको मिलकर उस कार्य के लिए योग्य बनाते हैं, जिसमें ये सब बातें तो हैं। उसके साथ साथ यह भी कहा न्यायालय ने कि सोशल जो नेटवर्क है उस प्रत्याशी का, वह या अभ्यर्थी का, उसका सोशल नेटवर्क, और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया न्यायालय ने, खासतौर से न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने, और उसको कहा सांस्कृतिक पूंजी उनके पास है। सांस्कृतिक पूंजी को उन्होंने कहा कि वह जो संवाद कौशल है, कम्युनिकेशन स्किल है, जो एक्सेंट है, बात करने का जो तरीका है, उच्चारण है, वह, इसके अलावा जो शैक्षणिक रूप से जो उसकी उपलब्धियां हैं, ये सब उसकी सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण करती हैं और यही सांस्कृतिक पूंजी उसको अंतिम रूप से योग्य बनाती है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई भी कारक पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं होता। इसलिए यह कहना गलत होगा कि केवल उच्च अंक ला देना ही योग्यता का प्रमाण है। इस आधार पर हम यह नहीं कह सकते। तो इस तर्क के आधार पर यह कहा जाएगा कि प्रतियोगिता परीक्षा में उच्च अंकों से हम किसी व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण
नहीं कर सकते। इन कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसलिए यह कहा जाए कि अनुच्छेद 15(4) से जो बात निकलती है और 15(5) में जो बात है, प्रवेश में जो आरक्षण की बात है, उनको हम अनुच्छेद 15(1) का अपवाद नहीं कहकर यह कहा जाएगा कि 15(1) में जिस तरह की अर्थपूर्ण समानता का उल्लेख है, ये दोनों प्रावधान उसी अर्थपूर्ण समानता को प्राप्त करने वाले प्रावधान हैं, ऐसा कहा जाएगा।